ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के सामने मैं कह चुका हूँ सारी किसानों को एक स्किल्ड लेबर स्टेटस दीजिए, क्योंकि किसान अनस्किल्ड माने जाते हैं तो उनका एक बार्गेनिंग पावर नहीं बढ़ती है, उनका अपना इज्जत नहीं बन पाती है, क्योंकि कोई भी उनको तू ऐसे गाली देता है कि बुलाता है उनको रेस्पेक्टली आप क्यों नहीं बुलाते, हम लोग आप बुलाना चाहिए किसान को। गया मनरेगा उस टाइम जो रूरल एरिया का बड़ा डिस्ट्रेस था कि बेसिकली पॉवर्टी, हंगर और इस पर्पज से बनाया था, लेकिन वो कभी कभी बियॉन्ड पॉइंट डजन हुआ, जैसा कोई ड्राउट हो गया, फ्लड हो गया, अब मनरेगा नहीं हो गया तो वो सर्वाइवल प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जितना भी वो देते रहते हैं, कंपनसेशन देते हैं, काम नहीं करता, तो 100 डेज का जो मिनिमम था। लेकिन अब ये हो गया, ये मैनुअल वर्कर था, मतलब जो मैनुअल बोलते हैं, जो हाथ में काम करना है। तो अभी यंग जो जनरेशन है वो मैनुअल वर्क को इतना पसंद नहीं करते हैं, थोड़ा 10वीं पढ़ा है तो उसको लगता है कि थोड़ा सा व्हाइट कलर जॉब मिले। मैं बहुत रेडिकल बोलता हूँ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का 80-90 मंत्रालय है, इस मंत्रालय को खाली दिल्ली क्यों, सारे स्टेट हेडक्वार्टर में की और स्टेट में डालना चाहिए, और स्टेट का जितना सारे मिनिस्टर बैठते हैं वो स्टेट कैपिटल में बैठते हैं, वो स्टेट कैपिटल में बैठ के उनका अलग अलग मंत्रालय हर एक डिस्ट्रिक्ट में हो जाए, तो उसका क्या होगा, इतना डिवोल्यूशन वाला लगे, अभी अपना ही मंत्री अपना गांव के पास आता है, रेगुलर आता है। और ये हमारे जो समाव ब्रिटिश टाइम से चल रहा है वही कैपिटल लिया। आजकल डिजिटल एज में इतना पॉसिबल है, वीडियो कॉन्फ्रेंस में मीटिंग हो सकता है, कभी ट्रांसपोर्ट का भी इतना इशू नहीं है, तो ये बहुत रेडिकल है। मैंने काफी बार फ्लोट किया हूँ आइडिया। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। और भारत गांवों का देश है, ग्रामीण गांवों के विकास के बिना भारत की तरक्की संभव नहीं है, ऐसा हमेशा कहा जाता है। और उदय इंडिया पर हम स्वागत करेंगे डॉक्टर संजीव पाट जोशी जी का, जो कि हाल में केरला पुलिस के बड़े पोस्ट से रिटायर हुए हैं, लेकिन इनका जो अनुभव है वो ग्रामीण विकास में भी काफ़ी रहा है, क्योंकि वो पंचायती राज जो मंत्रालय उसमें सेक्रेटरी रहे हैं काफ़ी सालों तक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो महोदय, आप पंचायती राज मंत्रालय में सेक्रेटरी रहे हैं, काफ़ी सालों तक आपने देश की सेवा की है। आपको क्या लगता है कि पंचायती राज सिस्टम जो है हमारे देश का, उसने कैसे देश की व्यवस्था को बदला, ग्रामीण इलाकों में खास तौर पे? एक्चुअली मैं शुरू से कहूँगा, जब तक शहरों में जब तक गाँवों में शहरों जैसा सुविधा उपलब्ध नहीं होती, हमारा विकसित भारत में कुछ तो कमी है शुरू में, क्योंकि ये समझना पड़ेगा कि 60-70% पॉपुलेशन गाँव में है और रूरल एरिया में है। आप सब जानते हैं, परिचय है, सब कहीं ना कहीं गाँव से बिलोंग करते हैं, भले हम अभी जनरेशन नहीं था, हमारे पिताजी थे, बचपन में जाते थे। तो गाँव का एक अपेक्षा, आकांक्षा बहुत अलग है, क्योंकि उनको लगता है कि भले गांधी जी भी कहते हैं कि इंडिया लिव्स इन विलेजेस, लेकिन जो अभी कॉन्टेक्चुअल है कि गाँव में सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, भले एजुकेशन हुआ, हेल्थ हुआ, कि नौकरी हुआ, कि और भी कुछ जो शहरों में जितना होता है, क्योंकि शहरों में अलग सा इकोनॉमी मॉडल चलता है, गांव में अलग से इकोनॉमी मॉडल चलता है। भले वो पैदावार, खाने पीने की कमी नहीं होती गांव में, शहरों में हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर भी खाने पीने के अलावा और एक कुछ एक्सपेक्टेशन जो है वो फुलफिल नहीं हो पाती, जैसे एंटरटेनमेंट हुआ, कुछ और हुआ। तो ये पहले तो देखा गया कि गांव कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि रोड फोड थे नहीं है। तो आपने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी जो प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना की, तो एटलीस्ट एक्सेसिबिलिटी मिला, मोटरबुल रोड हुआ। पहले तो कीचड़ में जाते थे, बारिश हो गई तो प्रॉब्लम होती थी, तो एक उसका बहुत बड़ा मायने रहा। फिर उसके बाद फर्दर किए कि गोल्डन क्वालिट्रल जो हुआ, क्योंकि बड़े बड़े सिटी को कनेक्ट करके एक बड़ा सा मूवमेंट ट्रक हुआ कि गाड़ी फाड़ी कनेक्टेड हुआ, तो आप रैपिडली कहीं पहुंच सकते हैं, ये बहुत बड़ा। फिर उसके बाद जब पंचायत राज हुआ 1993 में, 73rd अमेंडमेंट में, वो अपना पंचायत कॉन्स्टिट्यूशन एज एनफोर्सेबल ऑपरेशनल पार्ट हुआ। पहले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल था संविधान में, आर्टिकल 40 और समथिंग, और अर्बन के लिए 74th अमेंडमेंट हुआ। तो उसके बाद जो इशू हुई, क्योंकि एक तो गाँव को फंडिंग मिला, जैसा फाइनेंस कमीशन आजकल, अभी जैसा अभी 16वां फाइनेंस कमीशन हुआ, तो उसमें 41% ऑलमोस्ट गांव को जाएगा, क्योंकि सेंट्रल डिवोल्यूशन है, जो डिवोल्यूशन पूल बोलते हैं। तो इस तरह के गाँव को फंडिंग डायरेक्ट मिली, और आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम में और भी ज़्यादा फायदा हो रहे हैं। पहले तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, बोलते थे कि भाई हम जो 100 रुपये देते हैं 10 रुपये पहुँचता था, मतलब फार्दर एंड में, भले गांव हो कि और भी कोई स्कीम हो जो बेनिफिशियरी, अभी तो हो रहा है कि 90% पहुंच रहा है। भले 100% फुल प्रूफ शायद कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन 10% लीकेज भी हुआ, तो 90%, 10% से 90% बहुत अंतर हुआ है। तो ऑब्वियसली एक है। सेकेंडली, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गाँव को, और वो सरपंच कटिंग लेवल एज हो गया। डेवलपमेंट स्कीम्स में जो भी स्कीम बनाता है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान हुआ कि उसका ऑपरेशनल पार्ट हुआ, कि जल शक्ति अभी हो रहा है, कि कभी न्यूज़ में आने कुछ हेरा फेरी काफ़ी हुए हैं, क्योंकि अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दिए कि एक्शन लो, क्योंकि पेनल्टी दिया गया।
ये हुआ तो ऑब्वियसली। और एक चीज़ है, गांव में एक होना चाहिए, क्योंकि गांव एक बड़ा सा यूनिट होता है, भले एक गांव दो गांव, लेकिन पंचायत में एक यूनिट हुआ था डेवलपमेंट का। और ये रिकॉग्निशन हुआ है, पहले तो रिकॉग्निशन ही था, तो मतलब जो लीगल फ्रेमवर्क में रिकॉग्निशन नहीं तो ऑपरेशन कैसे करेंगे। सर, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि हम सब जो हैं कहीं न कहीं गाँव से बिलॉन्ग करते हैं और गाँवों की समस्या को समझते हैं। जो मैंने देखा है गाँव की समस्या के बारे में, गाँव में एक तो रोज़गार की कमी, दूसरा अच्छी एजुकेशन और अच्छा हेल्थ, ये 3 चीज़ों की समस्या जो गाँव के लोगों को अक्सर अखरती है कि वहाँ पे अवसर कम है, मेडिकल सुविधाएँ कम हैं और अच्छी एजुकेशन नहीं है। तो सरकार सबके प्रतिनिधि के तौर पे आप लोगों ने इस पे कभी ध्यान दिया? एक्चुअली एजुकेशन, मैं तो अपना याद है, हम लोग बचपन में गांव में पढ़े हैं, उस टाइम बेस्ट एजुकेशन था, टीचर अच्छे पढ़ाते थे, स्टूडेंट का बहुत अच्छा मेरिट आता। ये ऑफ लेट लास्ट 25-30 साल में समहाउ एजुकेशन बहुत ही गंदा हो गया, क्योंकि गांव में स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल में तो थोड़ा बहुत फिर भी है। ये पता नहीं काफ़ी मतलब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स और ऑफिशियल को बड़ा फोकस है ना, क्यों गड़बड़ हुआ और क्यों दोबारा रिवाइव करें। अभी तो भले वो आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कुछ अलग रोबोटिक्स मॉडल ये सब करके करते हैं फिर भी, लेकिन वो एजुकेशन क्वालिटी, प्राइमरी एजुकेशन इज़ अ वेरी बैड शेप रियली ऑनेस्टली, क्योंकि वो काफ़ी रिसर्च रिपोर्ट आ चुका है, काफ़ी आ चुका है, वहाँ पे बुरा हाल है, मतलब गाँव में रियली पढ़ाई करो भी तो टीचर का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, स्टूडेंट का भी, वो फिर अर्बन माइग्रेट कर जाता है, कहीं ना कहीं वो चले जाता है। सेकेंडली और एक देखेंगे हेल्थ का एक प्रॉब्लम है, क्योंकि डॉक्टर्स का इशू है, क्योंकि उनको लगता है कि हम रूरल एरिया में क्यों जाएं, उनका सो कॉल्ड प्राइवेट प्रैक्टिस खत्म हो जाती है। तो एक मॉनिटरी का एक इशू है, भले उनको नॉन प्रैक्टिस अलाउंस दिया था फिर भी वो पॉसिबल नहीं करते, क्योंकि उनका फैमिली रह जाती है अर्बन एरिया में, वो जाते नहीं है। टीचर का भी ये हाल है कि वो अर्बन एरिया रहते हैं, वो रूरल एरिया जाते नहीं है। तो इवन आप बोलेंगे बाकी जो एंटरटेनमेंट का सुविधा नहीं है गांव में, तो ऑब्वियसली खाली खाने पाने पेट से नहीं होता, आदमी भी, मैं काफ़ी बार कहा हूँ कि आदमी नाक से जीता है, क्योंकि सर्टन लेवल उसका प्रेस्टीज डिग्निटी बहुत है। मैं इसीलिए इवन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के सामने मैं कह चुका हूँ, सारी किसानों को एक स्किल्ड लेबर स्टेटस दीजिए, क्योंकि किसान अनस्किल्ड माने जाते हैं तो उनका एक बार्गेनिंग पावर नहीं बढ़ती है, उनका अपना इज्जत नहीं बन पाती है, क्योंकि कोई भी उनको तू ऐसे गाली देता है कि बुलाता है, उनको रेस्पेक्टली आप क्यों नहीं बुलाते, हम लोग आप बुलाना चाहिए किसान को। हो गया अभी देखिए बेंगलोर में मेट्रो में इशू हुई, एक धोती वाला आए हुए किसान, उनको घुसने नहीं दिया, क्योंकि वो लुक किसान का था, तो वो बोलते हैं नहीं आप नहीं जाओ पागे, क्योंकि हमने पता नहीं समाओ ये डिफरेंस रहा है। और हमारा डिग्निटी लेवल इज़ वेरी पुअर, क्योंकि जो सफाई कर्मचारी को इतना रेस्पेक्ट नहीं देते, बट पाश्चात्य में बहुत रेस्पेक्ट देते हैं। तो ऑब्वियसली ये स्किल्ड लेबर के फार्मर को देंगे तो बहुत बड़ा एक अलग से होगा, क्योंकि उसका उदाहरण दूंगा, पहले फिल्मों में ये ब्लैक मनी, अंडरवर्ल्ड मनी आते थे, आपको पता है, भारत सार, दाऊद इब्राहिम। अभी वाजपेयी गवर्नमेंट में ये फिल्म को इंडस्ट्री स्टेटस दे दिया, तो ये बैंक से लोन लेते हैं, बैंक रिकग्नाइज करता है। तो ऑब्वियसली ये मैं बहुत बड़ा, ये कब से लगा हूँ, 2007 से, जब मैं मिल्क फेडरेशन एमडी था, तो मैं बोला ये किसानों को स्किल्ड लेबर स्टेटस दीजिए। कितना प्रपोजल दिया, लेकिन यहाँ का लेबर डिपार्टमेंट बोलता है कि सेंट्रल मिनिस्ट्री का मैं पता किया तो बोलते हैं कि उनका क्वालिफिकेशन नहीं है। बोला ऐसा क्वालिफिकेशन भले वो 10वीं पास है, लेकिन इतना जानते हैं खेती के बारे में, अब कब पानी आता है, कब बारिश हो रहा है, ये फर्टिलाइजर कब डालना है, तो अब क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उनको पता है। अच्छा देखिए, हमने एजुकेशन और हेल्थ की बात की, लेकिन एक बड़ा कारण है जो कि गाँवों को उजाड़ रहा है, भारत के देश के गाँवों को मतलब जनहीन बना रहा है, युवा आबादी गायब हो रही है वहाँ से, वो है रोजगार और अवसरों की कमी। हम ऐसे बहुत सारे रोजगार जानते हैं जो कि गाँवों से हो सकते हैं, लेकिन कंपनियां रुचि नहीं दिखाती हैं गाँवों में रोजगार प्रोवाइड करने में। इसका समाधान क्या है? एक्चुअली देखिए अमेरिकन मॉडल क्या, अभी देखिए अमेरिका में कोई शहरों में रहना चाहते, सब गाँव में जाते थे। रीजंस है, जो फैसिलिटी अर्बन एरिया में उससे बेहतर फैसिलिटी उनको अच्छा मिला, जैसे क्लीन एयर हुआ, जैसा टिपिकल दिल्ली में आप देखिए इतना पॉल्यूशन है, गांव में अच्छा क्लीन एनवायरनमेंट है, बाकी वन्य जीवी हैं कि फ्लोरा फोना है, ग्रीनरी है, फिर भी वो रीज़न नहीं है, बिकॉज फैक्टर्स और एक है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, नौकरी तो करना पड़ेगा किसी को, कोई ना कोई करना हो, खेती खाली होता नहीं, खेती फिर आपको सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, ये पूरा होल द ईयर होता नहीं है। तो एक और एक रीजन, दूसरी बात और एक है कि गांव में हम लोग एक होना चाहिए, जैसा काफ़ी हुआ है, पिपलांतरी हुआ राजस्थान में, कि हिवरे बाजार हुआ, ये गांव में ही ऐसे एनवायरनमेंट कर दिए, जो आता है बोलता है वो प्रेस्टिजियस मानता है, क्योंकि उस तरह किस तरह का प्रेस्टीज हम इन्वॉल्व करें, गांव में रहना मतलब प्रेस्टीज है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात, अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव में, इंस्ट्रक्शन में हमने स्वामित्व स्कीम किया, जो गाँव का होमस्टेड लैंड को पट्टा देना, ड्रोन सर्वे करके पट्टा देना, उनको मोनेटाइज हो। पहले तो ये नहीं था बिल्कुल, पहले एग्रीकल्चर लैंड डिजिटाइज हो गया था, काफ़ी साल पहले हुआ, लेकिन ये हुआ। अभी क्या गांव में थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये एक फाइनेंशियल मॉडल चलेगा कि भाई हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, पट्टा सी हो रहा है, तो ऑब्वियसली लोग घर बनाएंगे, और होना चाहिए, हम लोग सब लोग अपने गांव में एटलीस्ट एक मकान अपना बनाना चाहिए, सो दैट उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी ले, लोग पहचाने भाई अच्छा फैसिलिटी है, भले उसको बाद में होम स्टे दे दें, भले आप नहीं रहे तो होम स्टे कर दें, रूरल टूरिज्म का एक सिस्टम हो जाएगा, लेकिन बनाना चाहिए कुछ तरह, इस तरह का सोच अपना नया तरीके से शुरू करना चाहिए, तो गाँव को लगे कि भाई वो प्रेस्टीज है उनका।
अच्छा, कुछ सालों पहले सरकार एक स्कीम लेके आई थी कि जो किसानों की फसलें हैं, उनका बाज़ार गाँव में होगा, वहीं पे कृषि मॉल बनाए जाएँगे और किसानों को उनकी ज़रूरत के बीज, ज़रूरत के खाद, ज़रूरत की चीज़ें वहीं मिलेंगी और वो अपना सेल भी वहीं करेंगे। लेकिन ये व्यवस्था परवान नहीं चढ़ पाई, क्या वजह है? नहीं, अभी भी है, मंडी सिस्टम है। जैसा केरला में तो मंडी सिस्टम नहीं है। एक और मॉल बनाने की बात थी वहाँ। मंडी सिस्टम है, क्योंकि अभी भी जितना भी व्हीट हुआ कि पैडी हुआ, दीज आर ऑल मंडी सिस्टम में ऑपरेट करते हैं, उनको अच्छा प्राइस मिलता है। आजकल तो काफ़ी डिजिटल मैटर में प्राइस डिस्कवरी भी हो रहा है। सम स्टेट नहीं है, केरला में जैसा ये मंडी सिस्टम नहीं है, बिकॉज दे डोंट बिलीव इन दी पैडी का कल्टीवेशन बहुत कम है। वो कैश क्रॉप है, तो कैश क्रॉप का तो ऑलमोस्ट अलग प्राइसिंग मॉडल चलता है, उसमें सपोर्ट प्राइस तो है नहीं, वो कमर्शियल प्राइस मिलती है। तो सपोर्ट प्राइस मोस्टली है कि एमएसपी जो बोलते हैं हम लोग, ये पैडी और व्हीट में और एक दो क्रॉप में खाली है नॉर्मली प्रैक्टिकेबल जो है। बाकी तो है डिक्लेयर, थियोरेटिकल डिक्लेयर करते हैं, लेकिन होता नहीं कभी कभी, जैसा कॉर्न में होता है और भी होता है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होती है। लेकिन एक चीज़ और एक मैं फिर भी कहूँगा कि जो भी है किसान का एक और एक वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, वैल्यू एडिशन की प्रॉब्लम हो रही है। जब तक वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहा हूँ, ये जो ऑनियन हुआ, गार्लिक हुआ और ये जो हुआ, कभी कभी प्राइस इतना क्रैश हो जाते हैं बिकॉज वैल्यू एडिशन कंसेप्ट नहीं रहा। अभी ग्रेजुअली क्या करें, प्याज को होता है एरेस्टेड स्टैकिंग होना चाहिए, तो वैल्यू एडिशन हो, सो दैट लॉन्गर ड्यूरेबल रहेगा, नहीं से वो सड़ जाता, फंगस में सड़ जाता। तो ऑब्वियसली रूरल एरिया में ये बहुत तरीका है कि किसी तरह का वैल्यू एडिशन करें, स्टोरेज फैसिलिटी करें। पहले मैं तो बचपन में देखा हूँ, अपना घर में एक कमरा रखते थे कि उसको स्टोर करें, ग्रेन रूम बोलते थे। आजकल लोग बिकॉज ऑफ द फ्रैगमेंटेशन, फैमिली के डिवाइड होने के बाद घर में कमरा क्या, वो खेतों में भी जगह नहीं है रखने की। आप तो बहुत ही अहम बात कही, क्योंकि हमारे देश का जो इकोनॉमिक एग्री के आंकड़े बताते हैं, एग्रीकल्चर के आंकड़े, ये 40% अनाज, 40% जो क्रॉप है वो आगे सड़ जाती है, बर्बाद हो जाती है और ये बहुत बड़ा नुकसान है। नहीं, ये बात तो है, क्योंकि हमारा जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस बोलते हैं इज़ वन ऑफ द वेरी नोटेरियस इन इंडिया कंपेयर टू वेस्ट कंट्रीज, बिकॉज उनका गोडाउन फैसिलिटी हुआ कि उनका स्टोरेज फैसिलिटी हुआ, ये बहुत अलग कंसेप्ट करते हैं। और पेरिसेबल कमोडिटी का एक अलग है, मानता हूँ। पेरिसेबल कमोडिटी का जैसा अभी वेजिटेबल क्रॉप हुआ, ये हुआ, क्योंकि आप कोल्ड स्टोरेज नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ स्टेट में किए हैं, जैसा पोटैटो हार्वेस्ट में कोल्ड स्टोरेज किए, बड़े इलेक्ट्रिक कॉस्ट बहुत पड़ता है। इवन आपने, मैं गुंटूर गया था, फूड एंड सिविल सप्लाई जब चेयरमैन था, तो वहाँ पे ये चिली का बहुत बड़ा है। अरे 12-15 आप देखे नहीं हो, आप हैरान हो जाएंगे, 12-13 जो स्टोरी का वहाँ पे चिली का कोल्ड स्टोर रखे हुए हैं। और वो हार्वेस्ट टाइम में क्या करते हैं कि वो स्टोर करते हैं, जो ऑफ सीजन मतलब जो डिमांड अलग टाइम है उस टाइम बेचते हैं, क्योंकि रेड चिली होता है कि जब तक वो एम्बिएंट टेम्परेचर काला पड़ जाता है तो उसका वैल्यू कम हो जाती है, तो उसको 14-15 डिग्री में मेंटेन करके रेड रखते हैं, और रेड चिली का बहुत डिमांड है। आई थिंक वो 1000 रुपये भी बिकते हैं किलो। तो इस तरह का कहीं ना कहीं आपको रूरल एरिया में ये बनाना पड़ेगा। हमारा खाली अर्बन सेंट्रिक है, इवन फूड कॉर्पोरेशन हाउस भी जो बनाते हैं, देखा हूँ, ठीक है गोडाउन है, बेसिक कमोडिटी है, बट दूसरे के लिए एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। जैसा खाली फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में खाली किया है राइस एंड व्हीट। पीएम मोदी ने एक लक्ष्य तय किया है कि अगले कुछ वर्षों में वो किसानों की आय को दोगुना कर देंगे, डबल कर देंगे, जिसमें मतलब, तो आप इस पर्पस को, इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में क्या क्या कदम उठाने चाहिए, सरकार को क्या सलाह देंगे आप? नहीं, ये आई मीन जो थियोरेटिकली बहुत अच्छा कंसेप्ट है डबल करना, लेकिन कहीं ना कि डबल करना, किसको डबल करना है? सब वो 10 रुपये को 20 रुपया कर दिया तो डबल कोई फायदा नहीं है, और 1000 को 2000 करने का कोई फायदा नहीं है। किसान का जो था पहले बेस लेवल फिक्स करना है, क्योंकि इसमें था, स्वामीनाथन कमेटी में था कि इनपुट कॉस्ट प्लस 50% बेस लेवल को उसको डबल करना है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। क्योंकि मेरे को मालूम है सुप्रीम कोर्ट में वो केस आई थी, तो गवर्नमेंट ने बोला कि ये बहुत डिफिकल्ट इम्प्लीमेंट जो है स्वामीनाथन का, जो इनपुट कॉस्ट प्लस 50% उसको प्रॉफिट देना है, तो उसको बेस लेवल जब तक डिसाइड नहीं करें डबलिंग क्या करेंगे। बोले प्राइम मिनिस्टर ये पॉलिसी स्टेटमेंट दिए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में ये डबलिंग का मैं एग्जांपल दिया, 10 रुपये इनकम और 20 रुपये कर दिया, कोई ज़्यादा मायने नहीं पड़ता है। वो किसान बोलता है ये तो कुछ मतलब नहीं है। तो अभी भी जैसा मैं, भले वो स्कीम अच्छा है, जैसा अभी वो 6000 रुपया किसान सम्मान में देते हैं साल भर, लेकिन वो काफ़ी किसान में मिला हूँ, बोलते हैं 500 रुपया देते हैं महीने। आजकल 500 रुपये क्या होता है? इवन हाफ डे का भी वो चलता नहीं है, घर का खर्चा। तो भले वो किसान सम्मान में 6000 रुपया मिल जाता है साल भर में, कुछ कर लेते हैं, बात सही है, लेकिन जो रेस्पेक्टेबिलिटी है वो नहीं आ पा रहा है। जब तक वो किसान रेस्पेक्ट, आप पैसा तो आता जाता है, खर्चा भी करते हैं, कुछ किसान बहुत रिच हैं, कुछ बहुत, और एक है लैंड होल्डिंग का बहुत कम हो गया, क्योंकि पर एकड़, अभी जैसे बिहार में निकला है लेस देन एकड़ है होल्डिंग, कितना फ्रेगमेंटेड हो चुका है। और एक भी वो भी बड़ा इशू है, क्योंकि जब तक वो लैंड ओनली 5-7 एकड़ 10 एकड़ एक बंदे के पास नहीं है, वो स्केल बनती नहीं है, बहुत कॉस्ट पड़ जाता है, ओवरहेड कॉस्ट होता है, वो फायदा नहीं होता, खाली रखता है वो। अरे सर, रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट देने के लिए सरकार ने एक स्कीम चलाई, मनरेगा, है ना?
तो उस मनरेगा का असर ये हुआ कि ग्रामीण इलाकों में मजदूर मिलने बंद हो गए और जो भी काम मनरेगा ग्रामीण को दिया जाते थे वो सब स्टैंडर्ड होते थे। ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली मनरेगा उस टाइम जो रूरल एरिया का बड़ा डिस्ट्रेस था कि बेसिकली पॉवर्टी, हंगर और इस पर्पस में बनाया था। लेकिन वो कभी कभी बियॉन्ड पॉइंट डजन हुआ, जैसा कोई ड्राउट हो गया, फ्लड हो गया, अब मनरेगा नहीं हो गया तो वो सर्वाइवल प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जितना भी वो देते रहते हैं, कंपनसेशन देते हैं, काम नहीं करता, तो 100 डेज का जो मिनिमम था। लेकिन अब ये हो गया, ये मैनुअल वर्कर था, मतलब जो मैनुअल बोलते हैं, जो हाथ में काम करना है। तो अभी यंग जो जनरेशन है वो मैनुअल वर्क को इतना पसंद नहीं करते हैं। थोड़ा 10वीं पढ़ा है तो उसको लगता है कि थोड़ा सा व्हाइट कलर जॉब मिले, तो मनरेगा में समहाउ व्हाइट कलर जॉब नहीं आ पाया। मैंने तो देखता हूँ कि सपोज आप कोई डिलीवरी बॉय है, मनरेगा में करना चाहिए। रूरल एरिया सपोज आजकल ई कॉमर्स में चल रहा है, वो इंक्लूड करें। मैं तो उस टाइम भी काफ़ी मिल्क फेडरेशन जब था, मैंने बोला ये मिल्किंग भी मनरेगा में ला रही, लेकिन नहीं हो पाया। भले वो गांव का ये गाय का शेड बनाते थे कि काऊ डंग रिमूवल मनरेगा में करा, लेकिन मिल्किंग नहीं कर पाए। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मनरेगा का भी जो पैरामीटर थोड़ा चेंज करना है कि व्हाइट कलर जॉब थोड़ा इंक्लूड करना है, सो दैट यूं को थोड़ा। तो क्या क्या चीज़ ऐड की जा सकती है मनरेगा में? मनरेगा में अभी भी जो है, अभी बनाते हैं, रोड बनाते हैं, कि मैनुअल वर्कर है, मतलब कोई व्हाइट कलर जॉब तो है नहीं। तालाब खोदना, रोड बनाना, हाँ। गड्ढे करना, Infrastructure गड्ढा पाटना। इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड मोस्टली। इवन पंचायत में भी कोई टॉयलेट बनाना मनरेगा में जाता था। इवन अब सपोज SC/ST का कोई प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण आवास योजना भी फाउंडेशन खोदना है तो मनरेगा में करते हैं। लेकिन उसको थोड़ा व्हाइट कलर जॉब ओरिएंटेड करके यूथ को थोड़ा अट्रैक्ट किया। यूथ को बाई आप वॉट एवर, उनका तो माइंडसेट तो चेंज करना मुश्किल है। आप उस तरह का पॉलिसी डिजाइन का और स्कीम के डिजाइन करना है कि उसको कैसे इन्वॉल्व करें। सर, आपने इस इंटरव्यू की शुरुआत में एक बात कही थी कि अमेरिका में सिस्टम ऐसा हो गया है कि लोग गाँव में रहना पसंद करते हैं, शहरों में नहीं। तो भारत में ये स्थिति कब तक आ सकती है और इसके लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? एक तो है, मैं बहुत रेडिकल बोलता हूँ कि जो सर सेंट्रल गवर्नमेंट का 80-90 मंत्रालय है, इस मंत्रालय को खाली दिल्ली क्यों, सारे स्टेट हेडक्वार्टर में की और स्टेट में डालना चाहिए। और स्टेट का जितना सारे मिनिस्टर बैठते हैं वो स्टेट कैपिटल में बैठते हैं, वो स्टेट कैपिटल में बैठ के उनका अलग अलग मंत्रालय हर एक डिस्ट्रिक्ट में हो जाए। तो उसका क्या होगा, इतना डिवोल्यूशन होने लगे, अभी अपना ही मंत्री अपना गांव के पास आता है, रेगुलर आता है। और ये हमारा जो समाव ब्रिटिश टाइम से चल रहा है वही कैपिटल दिया। आजकल डिजिटल एज में इतना पॉसिबल है, वीडियो कॉन्फ्रेंस में मीटिंग हो सकता है, कभी ट्रांसपोर्ट का भी इतना इशू नहीं है। तो ये बहुत रेडिकल है, मैंने काफ़ी बार फ्लोट किया हूँ आइडिया, भले वो एक्सेप्ट करें ना करें, अलग बोलेंगे कि भाई। और एक चीज़ है, मैं देख रहा हूँ कि जो हमारा मीटिंग्स होती है अर्बन एरिया में क्यों होती है, रूरल एरिया होना चाहिए। मैं तो उदाहरण देता हूँ, मैं एक बार ला मेरिडियन में मीटिंग अटेंड किया था, पंचायत राज जब था, तो वहाँ पे हंगर का ऊपर डिस्कशन होता है। मैंने उन खुद ही बोल दिया, भाई ये यहाँ पे हंगर का डिस्कशन नहीं होता, गांव में जाओ क्योंकि वो डिस्कशन वहाँ भी एयर कंडीशनर में डिस्कशन होगा, उसके बाद अच्छी लेविश लंच होगा, फिर क्या हंगर में डिसाइड करो। तो महसूस क्या हो रहा है, कैसे फील कर पाएंगे फिर जो हंगर है उसको इन्वॉल्व करो ना। जो आते हैं खाते पीते लोग हैं वो क्या हंगर बात करेंगे, वो तो थियोरिटिकल हवा में चलता है। तो ये हमारे इंडिया में बहुत बड़ा डुअलिटी है, इसको कहीं ना कहीं समाधान करना पड़ेगा। डुअलिटी, तो संजीव सर ने डुअलिटी शब्द का इस्तेमाल किया, यानी हिपोक्रेसी, जो कि सरकार के व्यवहार और कार्य में अक्सर दिखाई पड़ती है। और इस डुअलिटी को हम लोग दूर नहीं करेंगे तो हमारी जो बुनियादी समस्या है उसका समाधान कतई नहीं हो पाएगा। आपने उदय इंडिया के लिए इतना समय निकाला, आपने बहुत ही अहम बातें बताई और इतनी खुल के बातें बताई जितना और कोई नहीं कर सकता था। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे सर, और हमेशा आपके मार्गदर्शन की उम्मीद में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।